हमारे साथ डॉक्टर सुधीर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप उस टीम के हिस्सा रहे हैं जिन्होंने आईसीएमआर और एम्स की स्टडी की है। प्रिलिमिनरी जो रिपोर्ट है वो क्या पाया गया है? प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में ये पाया गया कि जो डेथ हो रहा है 18 टू 45, उसमें बोलते हैं यंग इंडिविजुअल्स। तो यंग इंडिविजुअल वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट का मतलब जब मेन इंडिया का जो भी कंट्री का डेवलपमेंट ग्रोथ है, दीज आर द बैक बोन्स। किसी भी सेक्टर में आप देखोगे यंग इंडिविजुअल दे आर द बैकग्राउंड। अगर नेशन का प्रोग्रेस अगर देखा जाएगा कि दीज आर द मेन थिंग्स। सो कॉजेस क्या है हमने देखा गया, वी स्टडीड 18 टू 45 ईयर्स एज में द हार्ट अटैक जो बोलते हैं कोरोनरी हार्ट डिसीज इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज। तो हम यूजुअली नेग्लेक्ट किया था पहले, कभी डॉक्यूमेंट नहीं हुआ है, नाउ वी आर डॉक्यूमेंटिंग। और ये भी देखा गया कि ये जो डेथ हो रहा है ये कोविड के बाद इसका हार्ट अटैक का रेट चेंज हो गया या कोविड से पहले भी ऐसा ही था। तो उसके लिए हमने प्रीवियस ईयर्स बिफोर कोविड का डाटा भी हमने निकाला था, दोनों को कंपेयर भी किया हमने। इसमें पता चला कि जो प्री कोविड एरा में जो हार्ट अटैक था उसका परसेंटेज या पैटर्न ऑफ डेथ जो था पोस्ट कोविड के बाद भी वही है। हमने उस टाइम पे नेग्लेक्ट किया था, अब हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, वी आर अवेयरनेस में। और इसमें जो है वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो 18 टू 45 हार्ट अटैक हो रहे हैं उसमें आधे से ज़्यादा लोग अराउंड 60% दे आर अल्कोहलिक्स एंड स्मोकर्स। सो दैट इज़ ऑल नोन, इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। सर, ऐसी भी डेथ्स को आप लोगों ने एग्जामिन किया जिसमें पता ही नहीं चला कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द डेथ? हाँ, इसमें हमें हेड टू टो ऑल द ऑर्गन्स, उसमें एमआरआई किया गया, ईच ऑर्गन हमने डिटेल में एग्जाम किया, माइक्रोस्कोपी में भी एग्जाम किया, जिसमें कुछ नहीं मिला दैट वी कॉल इट एज अनएक्सप्लेन्ड डेथ। मतलब उसमें डेथ क्यों हुआ उसका पता नहीं है। कितने ऐसे डेथ्स? इसमें अराउंड नेक्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज आफ्टर हार्ट अटैक 1/4। अब आप देखेंगे अगर 50% कार्डियक डेथ में हो रहा है, अराउंड 25% में पता ही नहीं चलेगा। तो हमने इसके लिए क्यों ऐसा हुआ, इसके लिए कोई मॉलिकुलर जेनेटिक कॉज होगा नहीं होगा, जैसे प्रोफेसर नारायण सर बोल रहे थे एक्सक्यूज मी, जो मॉलिकुलर चेंजेस हो सकते हैं। तो हमने उसके लिए स्टडी किया कि कंप्लीट जेनेटिक म्यूटेशन, इनमें से अराउंड 50% दे शोड सम एविडेंस ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन। और उसका अभी तक पता नहीं चल पा रहा है कि वेदर इट वाज जेनेटिक म्यूटेशन और समथिंग एल्स। इट इज़ जेनेटिक म्यूटेशन कॉजिंग टू डेथ। जो हम अभी उसमें बहुत सारे स्टडीज़ बाकी है। जो इंडियंस का जेनेटिक डाटाबेस जो है दे आर स्लाइटली डिफरेंट दैन द वेस्टर्न कंट्रीज। कब तक ये सर्वे पूरी तरीके से आ जाएगा? 1 साल लगेगा पूरा एनालाइज करने में और लिटरेचर रिव्यू करके फॉलो अप करने में 1 साल तो लगेगा। ठीक है। तो कैमरामैन अभिषेक के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष दिल्ली। हमारे साथ डॉक्टर तुलिका सेठ मैम है। मैम, आपने बताया कि जिस तरीके से थ्रोम्बोसिस की चर्चा हुई और कोविड में ऐसा देखा गया कि कई सारे लोगों के ब्लड क्लॉट्स हो गए और उसके बाद उनकी डेथ हुई। तो अभी जिस वैक्सीन की बात हो रही है, क्या उस वैक्सीन का कोई असर दिखा आपको थ्रोम्बोसिस? अधिकतर जो हमने कोविड के टाइम पे जो सबसे गंभीर क्लॉट्स देखे थे वो कोविड इन्फेक्शन के साथ देखे थे। एंड ये जो कोविड इन्फेक्शन के साथ जो ब्लड क्लॉट्स हैं उसमें जो हमारे यूजुअल ब्लड थिनिंग की दवाइयाँ हैं या इंजेक्शंस हैं उन पे बहुत ज़्यादा काम असर नहीं हुआ। इनफैक्ट बहुत ये भी स्टडीज़ भी हुई थी उस टाइम पे कि कोविड रिलेटेड थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट करने के लिए हम लोगों को इंजेक्शंस दें और कितने डोज पे दें, तो उसके भी बहुत ज़्यादा रिसर्च हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली सभी फेल हुए थे। सो जो कोविड रिलेटेड ब्लड क्लॉट्स थे वो बहुत ही डिफ़िकल्ट एंड बहुत ही अनमैनेजेबल टाइप के क्लॉट्स थे। वैक्सीन रिलेटेड क्लॉट्स हम लोगों ने एम्स न्यू दिल्ली में नहीं देखे थे। कुछ चर्चा हुई है देश के दूसरे हिस्से में उसके बारे में, बट उसके बारे में मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊँगी। मैम, अभी जो स्थिति है उस स्थिति में आपको क्या लगता है, क्या वैक्सीन का कोई असर है इस पे? जो हमारे हिंदुस्तानी देसी वैक्सीन की मैं बात कर रहा हूँ, जो 2 मैक्सिमम लोगों ने यूज़ किया। सो जो इंडियन हमारे पास वैक्सीन थी वो mRNA वैक्सीन नहीं थे, जिसके वजह से विदेशों में ज़्यादा प्रॉब्लम्स पाई गई। जो ICMR का स्टडी आया है उसमें तो काफ़ी सेफ्टी उन्होंने बताया है। एंड उससे और भी बड़ा एक UK का अभी स्टडी आया है जिसमें कई मिलियन लोगों में उन्होंने देखा है, उसमें भी उन्होंने कोई ऐसा कोरिलेशन नहीं बनाया है। सो कई बार लोग एसोसिएशन और कॉजेशन में कंफ्यूज करते हैं। कई चीज़ें एसोसिएटेड हो सकती हैं, मतलब आपके एक टाइम पे आपको 2 प्रॉब्लम हो रही हैं, बट एक प्रॉब्लम आपकी दूसरी प्रॉब्लम को कॉज कर रही है, वो मतलब डायरेक्टली उसको उसका कारण है वो
कहना थोड़ा मुश्किल है। एक सवाल और कि जो थ्रोम्बोसिस के पेशेंट हैं, आपने बताया कि यंग पेशेंट भी आपके यहाँ आते हैं, तो उनमें क्या वजह होती है और क्यों उनका सडन डेथ होता है? सो ये बहुत अच्छा आपने सवाल बताया। ये मतलब कोविड और कोविड वैक्सीन के को अगर हम हटा भी दें तो 25 साल से हमारा एक थ्रोम्बोसिस का क्लिनिक है। तो कई लोग आते हैं जिनको ब्लड क्लॉट्स होते हैं लंग्स में या हार्ट में या ब्रेन में या पैर में। तो ये ब्लड क्लॉट्स का हमेशा कारण नहीं पता चलता है। इनफैक्ट अधिकतर पेशेंट्स में हमें कोई कारण नहीं मिलता है। तो ये हो सकता है कि कोई टेम्पररी कोई इन्फ्लेमेशन हुआ हो बॉडी में जिसकी वजह से ये खून जो हमें तरल रखता है वो जम गया है। सो वी नो कि बॉडी में खून जमाने के लिए भी पदार्थ हैं और खून तरल रखने के लिए भी पदार्थ हैं। तो इनका जब डिसबैलेंस हो जाता है तो ब्लड क्लॉट बन जाता है। कई पेशेंट्स में एक ही बार ब्लड क्लॉट बनेगा, बाद में हम दवाइयाँ बंद कर सकते हैं, उनको नहीं होगा। और कुछ पेशेंट्स में रिकरेंट मतलब बार बार ब्लड क्लॉटिंग होता है। तो कुछ लोगों में फैमिली हिस्ट्री होती है, कुछ लोगों में म्यूटेशंस होते हैं, कुछ लोगों में बीमारियां हो सकती हैं जैसे सिकल सेल या और बीमारियां। पर अधिकतर पेशेंट्स में हमें कुछ नहीं पता चलता है तो उनको फिर हम ब्लड थिनिंग मेडिसिन पे रखते हैं। एंड ब्लड थिनिंग मेडिसिन इन पेशेंट्स में काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। जैसे मैंने कहा कि कोविड रिलेटेड जो थ्रोम्बोसिस था वो अलग था, बट ये जो हम नॉर्मल थ्रोम्बोसिस देखते हैं उसके लिए हमारे पास अच्छी दवाइयाँ हैं। ठीक है, उसमें भी यंग मरीजों की डेथ हो रही है लेकिन अगर ठीक से समय पे नहीं आते हैं या दवाई नहीं ठीक से ले पाते हैं तो उन पेशेंट्स में भी खतरा है। तो इनफैक्ट थ्रोम्बोसिस पेशेंट्स को हम लोग बहुत सीरियसली लेते हैं, कभी कभी डांटना भी पड़ता है क्योंकि वो अगर दवाई नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर वो ब्लड थिनिंग मेडिसिन नहीं लेंगे तो उनको ब्लड क्लॉटिंग का बहुत खतरा है और जैसे आपने बताया जान जाने का भी खतरा है। कैमरामैन अभिषेक के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक हैं फॉरेंसिक मेडिसिन से। सर एक बात बताएं, आपने भी पूरे तथ्य जुटाने की कोशिश की, आप लोगों को क्या नज़र आया? देखिए, हमने अपने डिपार्टमेंट में कोविड से पहले और कोविड के बाद होने वाली अकस्मात हृदय की वजह से होने वाली मृत्यु का इन्वेस्टिगेशन किया था। तो एक तो हमारा स्टडी है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया जिसमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ मेन कारण पाया गया। दूसरा, उन डिजीज़ का लाइफस्टाइल फैक्टर से ज़्यादा असर पाया गया, जैसे शराब का सेवन, धूम्रपान, स्ट्रेस। और अगर हम नंबर ऑफ़ केसेस देखें, जैसे बड़े क्वेश्चन उठते हैं कि वैक्सीन से एसोसिएटेड है या नहीं, कोविड से एसोसिएटेड है नहीं, तो हम तो डाटाबेस पे जो हमने स्टडी करा उसके हिसाब से हम बता सकते हैं। तो हम अपने डिपार्टमेंट में जो हमने अपने डिपार्टमेंट में आने वाले केसेस में स्टडी करा उसमें नंबर ऑफ़ डेथ्स में कोई इंक्रीज़ नहीं है। 2018 से लेके अब तक जो इनफैक्ट 2022-23 भी हमने कंपेयर किया था उसमें भी कोई नंबर ऑफ़ डेथ्स में इंक्रीज़ नहीं पाया गया। सर अभी कुछ केसेस ऐसे देखे गए हैं जिसमें पता ही नहीं चला है कि व्हाट वाज द काउंट ऑफ डेथ, ठीक है? तो ऐसे केसेस को किस तरीके से अब आगे आप लोग हैंडल करेंगे? क्या कोई नई स्टडी, जीनोम स्टडी और तमाम तरह की चीज़ों को करने की कोशिश की जाएगी? देखिए, इन चीज़ों में सबसे पहले तो एक डिटेल्ड ऑटोप्सी चाहिए होता है। अब जैसे जिन केसेस की आप बात कर रहे हैं उसमें अब मुझे ये नहीं पता कि उनमें ऑटोप्सी हुआ था नहीं हुआ था, कितना उनके मृत्यु के बाद कितनी जांच की गई। तो ऐसे केसेस में परिवार की जिसे कहते हैं धारणाओं को थोड़ा उनको मृत्यु का कारण जानना होता है, तो उसके लिए डिटेल्ड ऑटोप्सी का जरूरत होता है जिसमें माइक्रोस्कोपी भी चाहिए होता है। और उसके बाद जीनोमिक स्टडी भी हमारी जो अभी चल रहा है उसमें जीनोमिक स्टडी भी हम लोग कर रहे हैं जिसमें म्यूटेशंस को देखा जाएगा। तो अभी ऐसे कितने केसेस हुए हैं जिसमें कि पता भी नहीं चला, जैसे कि सडन डेथ की कई सारी वजह बताई गई कि कार्डियक प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, लेकिन कई सारे ऐसे केसेस थे उन्हें पता ही नहीं चला। तो ऐसे कुछ केसेस, देखिए, ऐसे केसेस बिल्कुल होते हैं क्योंकि आफ्टर पोस्टमार्टम कई बार होता है इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मल हार्ट अटैक जो होता है वो जिसमें एक इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मेलिटी कहते हैं जिसको अरिदमिया कहते हैं, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं। अगर उस वजह से मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद किसी भी ऑर्गन में कोई चेंज नहीं मिलता है, तो ऐसे चीज़ों को हम फिर नेगेटिव ऑटोप्सी कहते हैं। तो ऐसे भी कुछ केसेस आए हैं तो उनको हम डाटा का विश्लेषण अभी चल रहा है। इसमें रेशियो क्या है जिन मरीजों का आपने किया है उसमें मेल फीमेल का क्या रेशियो? ऑलमोस्ट मेल्स जो है, अब एग्जैक्ट रेशियो में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अभी मेरे पास डाटा अभी है नहीं, लेकिन जो ये लगा लीजिए मोस्टली मेल्स हैं और फीमेल्स, बट स्टिल फीमेल्स आर देयर। मैं ये नहीं कहूँगा कि फीमेल्स जो हैं कि नहीं है, फीमेल्स में भी मृत्यु देखी गई है लेकिन मोस्टली मेल्स हैं। और कितने लोगों पे आप लोगों ने रिसर्च किया है टेस्ट? जो अभी अगर हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद करा लगभग 230 लोगों पे कर चुके हैं। ठीक, तो निश्चित रूप से कई सारे केसेस ऐसे हैं जिनमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि डेथ की वजह क्या है। ऐसे केसेस के लिए बाकायदा जीनोम स्टडी की जाएगी।
कैमरामैन अभिषेक के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। हमारे साथ डॉक्टर संजय राय मौजूद सर मौजूद हैं। सर, एक बात बताएं कि जो सर्वे हुआ है उसमें पहली बात तो निकल के आई है कि वैक्सीन सेफ है। क्या इस सर्वे से ये भी पता चला है कि जिन लोगों ने वैक्सीन लिया था वो लोग ज़्यादा सेफ हैं? इस सर्वे की अगर मैं बात करूं तो इसमें यह है जो इनकी फाइंडिंग है, सर्वे नहीं है, ये एक स्टडी है। दोनों में अंतर होता है। इन्होंने केस कंट्रोल डिजाइन स्टडी है, एक में केसेस लिया है, एक में कंट्रोल लिया है। केसेस उनको कह रहे हैं जिनकी डेथ हो गई है, कंट्रोल हम उनको कह रहे हैं जो जिंदा हैं। 1:4 रेशियो में लिया है, एक डेथ को के साथ 4 जो है कंट्रोल को लिया हुआ है, उस पर स्टडी की है। और उसमें इन्होंने पाया है, इस स्टडी का कंक्लूजन ये है कि ये जो सडन डेथ हो रही हैं, ये कार्डियक डेथ जो हो रही हैं वो वैक्सीन से एसोसिएशन नहीं है। वैक्सीन जो है थोड़ा सा बेनिफिशियल हो सकता है, कार्डियक इसमें जो है नुकसान नहीं कर रहा है, ये इस स्टडी का ये है। ठीक है। दूसरी बात है कि कई सारे ऐसे डेथ्स भी पाए गए हैं जिसमें कोई वजह नहीं मिली कि डेथ्स की है। उसके लिए अब आगे क्या है और क्या जीनोम प्रोसेसिंग और तमाम तरह की चीज़ें की जाएंगी? नहीं, करनी चाहिए। हमें जो है इसको और भी बेटर वे में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। एक कंसर्न है, समाज का कंसर्न है, आप लोगों का कंसर्न है, डॉक्टर, साइंटिस्ट और कंट्री के लीडर्स का भी कंसर्न होना चाहिए है। तो इसको जो है प्रॉपर वे में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और अच्छी स्टडीज़ होना चाहिए कि लोगों में जो है जो भी भ्रम है या सही जानकारी है, जो कुछ भी है उसको दूर किया जा सके। जितनी ज़्यादा स्टडी होगी, जितना साइंटिफिक एविडेंस जनरेट होगा, वो समाज के लिए अच्छा होगा। तो डेफिनेटली कई तरह की स्टडीज़ जो है, चाहे वो मॉलिकुलर लेवल पे स्टडी करें, इकोलॉजिकल स्टडी हम कहते हैं, या कोहार्ट टाइप करें कि हम कुछ लोगों को उनको फॉलोअप करें जिनको वैक्सीन नहीं लगी, जिनको वैक्सीन लगी। तो वेरियस टाइप के आप डिज़ाइन होते हैं जिनसे जो है इसका उत्तर पाया जा सकता है और लंबे समय में इसकी करने की शायद ज़रूरत पड़ेगी। एक और बात पूछना चाहूँगा कि जिन लोगों में एक तरीके से अभी तो पहली स्टडी ये आई है कि वैक्सीन जो है वो सडन डेथ की वजह नहीं है, अब सडन डेथ की वजह क्या है, उस पर जो स्टडी चल रही है उसकी रिपोर्ट कब तक आने की उम्मीद है? देखिए, मैं उस स्टडी का हिस्सा नहीं हूँ। अभी वो स्टडी चूँकि उसका इंटरिम रिजल्ट उन्होंने शेयर किया हुआ है ICMR से, एक पेपर भी, लेकिन पेपर पब्लिश होने से पहले जो इस पर इसलिए बात नहीं करते हैं क्योंकि उसका जो है अभी स्क्रूटनी होती है, पीयर रिव्यू होता है। हो सकता है पीयर को जो रिव्यू में जाता है उस रिजल्ट पे विश्वास ना हो कि नहीं, आपने जो आपका कैलकुलेशन है गलत है। तो इन सब के बाद जब पब्लिश्ड हो जाता है तभी उस पर कमेंट्स किया जा सकता है। बट इंटरिम रिजल्ट आ जाने का मतलब कि ऑलमोस्ट कंप्लीशन के फेज में होगा। तो इसलिए जो है उस स्टडी पे जो है अभी मेरे लिए कुछ कहना जो है सही नहीं। एक आखिरी सवाल, आपने जिस रिस्क बेनिफिट की बात की, वो बेनिफिट कितना था इस कोविड वैक्सीन की बात करें तो? हाँ, देखिए, चाहे कोविड वैक्सीनेशन हो या किसी ट्रीटमेंट, किसी भी कोविड का ट्रीटमेंट ही कर रहे हैं या रेमडेसिविर हम दे रहे थे जैसे, या कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं, किसी भी ट्रीटमेंट करते हैं, तो हम हमेशा देखते हैं कि उसका फ़ायदा कितना है और उस दवा से नुकसान कितना है। कैंसर की हम करते हैं, कई बार कैंसर की दवा जो है देते ही जो है प्रॉब्लम हो जाती है। एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है, डेथ हो जाती है उसमें, लेकिन उसका बेनिफिट कितना होता है वह देखते हैं। तो रिस्क बहुत कम है, रेयर हो सकता है। वैसे ही कोविड के केस में जब क्लिनिकल ट्रायल हुए थे तो उनके बेनिफिट दर्शाए गए थे। मैं भी क्लिनिकल का ट्रायल पार्ट था कि ये जो है रिड्यूस कर रहा है सीवियरिटी और डेथ को। जब 16 जनवरी 2021 को इस देश में लागू किया गया था, उस समय मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को कोविड नहीं हुआ था, ससेप्टेबल पॉपुलेशन था, उनको कोई इम्यूनिटी नहीं थी। उस पॉपुलेशन में अगर रिस्क बेनिफिट एनालिसिस करो कि उस समय वैक्सीनेशन सही था या नहीं, उस समय की बात करें, आज की बात नहीं करें, आज सबको इम्यूनिटी मिल चुकी है, तो उस समय 1.5% के आसपास डेथ हो रही थी एडल्ट पॉपुलेशन में, बच्चों में नहीं हो रही थी। एडल्ट पॉपुलेशन में 18 साल से ऊपर, ज़्यादातर डेथ 45 साल से ऊपर की थी, हो रही थी। दैट करीब 1.5%, मतलब हर 10 लाख लोगों को अगर कोविड हो रहा था तो करीब 15,000 की डेथ हो रही थी। जब उनको वैक्सीन दे रहे थे तो वैक्सीन 80 to 90% डेथ को कम कर रहा था। कुछ रेयर इवेंट्स जो बाद में आए उनसे हो सकते हैं सीरियस एडवर्स इवेंट कहते हैं, जैसे कार्डियोमायोपैथी हो जाना, कार्डियक में इन्फ्लेमेशन हो जाना,
कार्डियोलो ये उससे भी हार्ट अटैक हो सकता है, ब्लड क्लॉटिंग होना, स्ट्रोक हो सकता है, जीबी सिंड्रोम होना। तो अलग अलग वैक्सीन से, क्योंकि अलग अलग टाइप की वैक्सीन हमने यूज़ की तो उनके अलग अलग साइड इफेक्ट भी थे, अलग अलग इफेक्ट भी थे, अच्छे इफेक्ट भी, बुरे इफेक्ट सारे थे। सो वह रेयर हो सकता है, जैसे बाकी ड्रग के साथ होता है वह हुआ। वह पाया गया कि करीब 20 से लेके 50 के बीच में जो है बहुत से पेपर्स अवेलेबल हैं, हर 10 लाख लोगों में ये हो सकता है इस टाइप की समस्या। लेकिन वह 80 to 90% जब पॉपुलेशन में इम्यूनिटी नहीं थी तो डेथ को रिड्यूस कर रहा था। जहाँ 15,000 मर रहे थे, अगर उनको वैक्सीन हम दे रहे थे तो उन 15,000 में करीब 90% मीन्स आपका 14,000 के आसपास लोगों को बचा ले रहे थे उसमें। उनमें अगर कुछ लोगों को इससे एडवर्स इवेंट भी हो जाए तो भी जो है ह्यूज बेनिफिट था, मतलब उसका फ़ायदा बहुत बड़ा था। तो इसलिए जो है वैक्सीनेशन को रोका नहीं जा सकता, नहीं तो डेथ इतनी ज़्यादा हो जाती कि शायद जो है फिर सभी लोग यही सवाल पूछते कि आपने वैक्सीन दिया कि नहीं, जबकि कि आप 10-20 लोगों की ही लाइफ को खतरे में डाल रहे थे, लेकिन 14,000 की लाइफ बचा रहे थे हर 10 लाख में। तो पूरी कंट्री में अगर 140 करोड़ में आप सोच लें कितने लोगों की डेथ हो गई होती। तो इसलिए जो है ह्यूज बेनिफिट था, रिस्क बहुत ही रेयर था। उस रिस्क को एडल्ट पॉपुलेशन के लिए जो है वैक्सीनेशन को जब पॉपुलेशन ससेप्टेबल था तो जस्टिफाई किया जाना चाहिए कि जिनको कोविड नहीं हुआ था, उनको इम्यूनिटी नहीं थी कोई भी, उनको देना जो है, और मेजॉरिटी पॉपुलेशन को उस समय नहीं थी, इसलिए वह कदम को सही कहा जा सकता है। चलिए, आपके ट्रायल में मैं भी शामिल था। जी हाँ, आप खुद ही उसके पार्ट थे उस ट्रायल के। धन्यवाद। कैमरामैन अभिषेक के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।